देखिए भैया, लॉ ऑफ काइनेटिक लिमिटिंग लिख लिया था हमने। लॉ ऑफ काइनेटिक क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं है। देखिए कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब दो सरफेस के बीच में क्या होती है? रिलेटिव मोशन आती है। क्या आती है? उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। कह रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? केवल नॉर्मल रिएक्शन पर। किस पे डिपेंड करता है? समझ गए? नहीं समझ गए? बताया था ना उस दिन। कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन जो आता है वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, बशर्ते ना तो वेलोसिटी बहुत कम होनी चाहिए ना वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बहुत कम होगी तो कांटेक्ट क्या होगा? अच्छे से होगा। थोड़ा कांटेक्ट थोड़ा मतलब दिक्कत आती है। अगर वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी ना तो उस केस में फ्रिक्शन थोड़ा क्या होता है? हावी होता है, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट का गुण आने लगता है। जो अगर वेलोसिटी बहुत कम होगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का गुण रहेगा। और अगर बहुत तेज रहेगी तो इसकी वजह से क्या होता है? अभी इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भैया एक तो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, मतलब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट से चीजों मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो रहेंगे ना वो बॉन्ड मतलब प्रॉब्लम आती है काफी सारी। मैं बताने को तो 50 प्रॉब्लम बता दूं लेकिन वो बुक में कहीं पे भी लिखा हुआ ऐसे न जाने कितनी प्रॉब्लम निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना वेलोसिटी मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। अगला कह रहा है भैया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन डालने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? एफ के अपॉन में आर। और इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेस इन कॉन्टैक्ट। डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जल्दी करो भैया, एक मिनट जल्दी से लिखो। इतना धाकड़ टॉपिक छोड़िए ना, कुछ है उसमें। एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल अल्फा क्या है? अल्फा। यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास एम है, तो इसका वेट क्या होगा? एम जी इधर लगेगा। और कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऐसा लगेगा। अपने को पता है यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। ये क्या होगा? एम जी कॉस अल्फा। और इधर क्या होगा? एम जी साइन अल्फा। और इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। नितेश समझ गया? अगर ये बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन कर रही है, यहां पर अभी रुकी हुई है, जस्ट स्लाइड डाउन। ठीक है भैया, नीचे गिरने वाली है, इसका मतलब खत्म हो चुका है। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग। ये कौन सा होगा? क्योंकि बॉडी स्लाइड करने वाली है, अभी रुकी हुई है। समझ गया? तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? एफ लिमिटिंग बराबर में क्या होगा? एम जी साइन अल्फा एंड एन बराबर में एम जी कॉस अल्फा। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या हुआ? लिमिटिंग बराबर में क्या भैया? नॉर्मल रिएक्शन। एम जी से एम जी क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बराबर में क्या हुआ? टैन अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स में क्या हो जाएगा? म्यू। लिमिटिंग का म्यू हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स में टैन इनवर्स म्यू एल। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये एंगल ऑफ रिपोज होता है। अब ये एंगल ऑफ रिपोज से अगर छोटा एंगल होगा, थीटा इज, ये थीटा है इंक्लाइन प्लेन का। इफ थीटा इज लेस देन अल्फा तो बॉडी कभी स्लाइड नहीं करेगी। तो जब थीटा ही छोटा है अल्फा से, एंगल ऑफ रिपोज पे स्लाइड करने वाली है। और अगर जो थीटा है इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो स्लाइड तो करने का कोई सवाल ही नहीं है। स्लाइडिंग स्लाइडिंग नहीं होगी, नहीं। इफ थीटा इक्वल्स टू में अल्फा तो बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है। बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है।
वाली है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बॉडी स्लाइड करेगी। ठीक है, बॉडी स्लाइड करेगी, समझ गए भैया। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो एंगल किसका? इंक्लाइन प्लेन का, जिसपे बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन करने वाली है। ठीक है भैया, समझ गए भैया। ये इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल होता है जिसपे रखी गई बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है। इससे बड़े एंगल पर क्या होगा? कर जाएगी। इससे छोटे एंगल पर नहीं करेगी, इस पर भी नहीं करेगी। तो इट इज द एंगल, it is the angle of inclined plane at which body just began to slide down। ठीक है भैया, ये एंगल किसके बीच का होता है? इंक्लाइन प्लेन का, जिसमें बॉडी जस्ट क्या कर रही है? स्लाइड डाउन करने वाली है, स्टार्ट करने वाली है। समझ गया भैया? इससे बड़े एंगल पर कर जाएगी, इससे छोटे एंगल पर। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म है। हाँ, बस सुअर है क्या? 45 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री पे भी नहीं करती कई बार। हो गया भाई, ध्यान दिए। आवे भैया आपका रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है भैया? टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो हमारे पास दो टाइप के काइनेटिक फ्रिक्शन, हम टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही पूरा पढ़ना है, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when one surface slide over the other surface। कह रहा है कि ये फ्रिक्शन कब आता है? जब आपकी एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। समझ गए? इसी को पढ़ना है हमें पूरा, ठीक है। एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखिए, व्हेन अ वुडन ब्लॉक इज पुश ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। समझ गए भैया? अगला भैया रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, और इसको थोड़ा सा पढ़ना क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन मैं पूरे पढ़ाऊंगा इसे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? रोलिंग फ्रिक्शन यहां से देख लीजिएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, a body rolls over the surface of another body, called rolling friction. When a wheel rolls over the road, rolling friction comes into play। क्या कह रहा है भैया? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, रोल कर समझते हैं ना, पहिए चल, रोलिंग कहते हैं उसे, ठीक है। तो वहां पर जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है भैया। समझ गया? ये रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई नीचे, ये नोट में आपको यही लिखना है, नोट में, और इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, मतलब एक बॉडी है, ये वाली बॉडी है, इसमें कौन सा फ्रिक्शन आएगा जब ये चलेगी तो? रोलिंग। और ये जब चलेगी तो इसमें कौन सा आएगा? दोनों का एन क्या है? दोनों का वेट सेम है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या आएगा? सेम ही रहेगा। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ेगा तो यहां पर आएगा रोलिंग फ्रिक्शन, क्या आएगा? और यहां पर आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या आएगा? स्लाइडिंग। तो कह रहा है कि भैया सेम नॉर्मल रिएक्शन के लिए स्लाइड रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग ज्यादा होता है, ठीक है। ये नोट में लिखना है आपको, नोट में, द फोर्स है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मच स्मॉलर देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग ये जो यहाँ पर इसे रोल कराओगे, यहाँ पे कम चीजें आसानी से चली जाती है,
लेकिन किसी को घसीट के जाना है ऐसा क्यूब क्यूब को, तो उसको दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए पहिया वहिया जो बनाया गोल ही बनाया गया, क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन काफी कम होता है, इससे एनर्जी की क्या होती है, काफी बचत होती है। अब कम क्यों होता है, ये भी तो सवाल है। कौन ज्यादा होता है, हाँ कौन ज्यादा होता है, कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, किसमें किसमें, कौन सा फ्रिक्शन बोल रहा हूँ मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों काइनेटिक नहीं है, रोलिंग और स्लाइडिंग काइनेटिक नहीं होते, दोनों ही काइनेटिक होते हैं, लेकिन इसमें जो रोलिंग होता है ना वो कम होता है, और स्लाइडिंग जो होता है जब घिसड़ के आती है बॉडी ना वो ज्यादा होता है। समझ गया क्यों ज्यादा होता है, ध्यान रखिए। शुगर कहीं का चश्मा लगा के कोई अगर हो गया भाई, हाँ बोल क्या कह रहा है, ये लिखना। अब देखिए रीजन देखिए, ठीक है समझ गया, आगे बढ़ते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होता है। चलो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात है, रोलिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग। इसके ऊपर एक पॉइंट P1 है और यहाँ पर क्या दिया P2 है। P2 सरफेस के ऊपर पॉइंट है और P1 क्या है, बॉडी के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये स्लाइड करेगी तुम दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, चेंज होगा, P1 पॉइंट और P2 के पॉइंट के बीच में। और जब सेपरेशन दो पॉइंट्स के बीच में चेंज होता है, इसका मतलब वहां पर क्या रिलेटिव मोशन है, क्या है। अच्छा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, is relative motion in between P1 and P2, so friction comes into play। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन क्या आएगा, आएगा। अब देखिए रोलिंग की बात करता हूं, ये बॉडी रोल कर रही है, जो आगे बढ़ रहा है पॉइंट वो है साफ्ट, पहिया ऐसा होता है आपका, ये बॉडी है, ये पहिया है, ये दूसरे पहिए से जुड़ा होता है और ये इसे साफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ठीक है समझ गया। अगर मैं देखूं तो ये P1 पॉइंट है और ये क्या है भैया, P2 पॉइंट है। P1 पॉइंट भी चल रहा है और P2 पॉइंट भी चल रहा है, कैसे, P2 पॉइंट क्या होगा, आगे बढ़ेगा, साफ्ट के ऊपर है। P2 पॉइंट क्या हो रहा है, साफ्ट के ऊपर है, साफ्ट आगे बढ़ता नहीं है, गाड़ी चलती है तो साफ्ट आगे बढ़ता नहीं है, आगे बढ़ता है। और P1 पॉइंट कहां पर है, व्हील के ऊपर है। लेकिन हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्यों नहीं है बताओ। रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या होता है, इनके बीच में सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। जब P1 पॉइंट ऊपर आएगा तब भी आर के बराबर सेपरेशन रहेगा, जब P2 पॉइंट कहीं पर भी रहेगा फिर भी आर के बराबर सेपरेशन रहेगा। यानी P1 और P2 पॉइंट चलने के बावजूद भी इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और आपको पता है फ्रिक्शन कब आता है, जब रिलेटिव मोशन होती है ना। तो जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो वाला फ्रिक्शन आएगा नहीं जो इनको रोके। यानी जब बॉडी रोल करती है तो वहां पर किन्हीं पॉइंट्स के बीच में, अगर चक्के का ले लो, चक्के के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, और जो साफ्ट आगे बढ़ रहा है उसका भी कोई पॉइंट ले लो, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में सेपरेशन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि आर के बराबर रहता है। जब सेपरेशन फिक्स रहेगा तो रिलेटिव मोशन नहीं रहेगी, रिलेटिव मोशन नहीं रहेगी तो जो अपोज करने वाला फ्रिक्शन है वो नहीं आएगा। ठीक है समझ गए, तो देयर इज नो रिलेटिव। अब देखिए अब फिर ये रोलिंग फ्रिक्शन आता कैसे है, होता तो है, फिर आता कैसे, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए देयर इज नो रिलेटिव मोशन रोलिंग में, देयर इज नो relative motion in between P1 and P2, so no opposing force comes into, opposing force का मतलब समझते हो ना,
फ्रिक्शन. There is no relative motion in between P1 and P2, so no opposing force. So no opposing force comes into play. ठीक है, विच इम्पेड द मोशन. ठीक है भैया, जो मोशन को क्या करेंगे, स्लो डाउन करें. समझ गए? ये तो हो गया भैया रोलिंग. दैट्स वाई. ठीक है, दैट्स वाई रोलिंग फ्रिक्शन is smaller than sliding. समझ गए भैया? अब कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन देखिए भैया, रोलिंग फ्रिक्शन आता किस वजह से? रुकती तो है गाड़ी, यहाँ पे तो फ्रिक्शन लग रहा है, वो वाला फ्रिक्शन नहीं आ रहा. जो रिलेटिव मोशन की वजह से आता है वो वाला फ्रिक्शन तो आ ही नहीं रहा, तो रुक तो क्यों है गाड़ी? आप देखिए कॉज ऑफ. समझ में आए बात? नहीं आई? ये कहीं नहीं लिखा हो, कहीं पर भी किसी बुक में लिखा हुआ? कहाँ लिखा है? क्या केवल रसने के लिए. P1 P2, P1 किसके ऊपर पॉइंट है? बॉडी के ऊपर. P2 किसके पॉइंट है? तो यहाँ पर सेपरेशन चेंज होगा, रिलेटिव मोशन आएगी. और फ्रिक्शन किसको अपोज करने के लिए आता है? रिलेटिव मोशन को. चलो भैया हो गया. अब देखिए कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा. आपको पता है रोल करने वाली जो चीज होती है हमेशा गोल होती है. क्या होती है? अब गोल होगी तो गोल सरफेस का बहुत छोटा पार्ट ही जमीन के कांटेक्ट में होता है. पहिए का कितना बड़ा पार्ट कांटेक्ट में होता है? छोटा सा, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर पार्ट ही उसका, वो भी 1 सेंटीमीटर ज्यादा बोल रहा हूँ. पहिए में अगर हवा बरकरार है तो मुश्किल से 2-3 मिलीमीटर पार्ट ही जमीन के कांटेक्ट में होगा. अब उतनी बड़ी गाड़ी का 2-3 मिलीमीटर पार्ट ही जमीन के कांटेक्ट में है, तो वहां पर प्रेशर क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, है ना? अब इतना सही पार्ट तो जमीन के कांटेक्ट में होता है, तो पूरी बड़ी प्रेशर उन पॉइंट्स में जहां पर कांटेक्ट में जमीन से, वहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो जमीन क्या होती है? धस जाती है थोड़ी सी. क्या होती है? डिप्रेस्ड हो जाती है. इसे कहते हैं डिप्रेस्ड होगी जमीन. समझ गई? अब डिप्रेस्ड जमीन हो जाती है, आगे क्या होता है? एलिवेट खड़ा हो जाता है, माउंट क्रिएट हो जाता है. माउंट पहाड़ था, और चक्का क्या होता है? जमीन में धस जाता है. अब उस चीज को माउंट, और उस माउंट को और डिप्रेशन से डिटैच करने के लिए चक्के को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है. यहीं से आता है रोलिंग फ्रिक्शन. चक्का को देखो, पक्की रोड पे चलाओ, कोई चक्का फेंको, एकदम बढ़िया रोड हो, एकदम चकाचक, वहां पर वो दो रोड धसती नहीं है, क्योंकि मजबूत रोड है, वो धसेगी नहीं. जो धसेगी नहीं तो डिप्रेशन नहीं आएगा उसके अंदर, ना आगे माउंट क्रिएट होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी ना के बराबर आता है. चक्का काफी दूर तक जाता है, देखा होगा आपने. लेकिन अगर मान लीजिए आपने ट्रक को देखा कभी, जो कभी मिट्टी विट्टी वाली जगह पे चला जाए, लोडेड ट्रक पूरा जोर लगा देता है, फंस भी जाता है. आप कहते हैं अरे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, फिर भी नहीं चल पा रही, इतना तगड़ी गाड़ी हो कर भी. यही दिक्कत होती है, क्योंकि जो कच्ची रोड होती है ना, वो डिप्रेस ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा डिप्रेशन होने की वजह से आगे क्या होता है? माउंट ज्यादा क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से चक्के को वहां से डिटैच करने के लिए ट्रक की ऐसी की तैसी हो जाती है. समझ गया? तो यहां से आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन. समझ गया? रोलिंग फ्रिक्शन यहां से आता है. कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? समझ गया? कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, ये आपका चक्का है. चक्के का बहुत छोटा पार्ट क्या होता है? जमीन के कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा धस जाता है. मैं तो ज्यादा दिखा रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बताना मुझे तो. ठीक है, ये क्या है? ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है ये, और ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. ये आगे क्या क्रिएट हो गया? माउंट. माउंट मतलब पहाड़ जैसा कुछ हो गया, और ये क्या हुआ?
डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल एरिया इन कॉन्टैक्ट एंड लार्ज वेट ऑफ गाड़ी। कह रहा भैया बहुत छोटा एरिया था और गाड़ी का वेट क्या था, बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से ये क्या हुआ, डिप्रेशन आ गया। समझ गया, ठीक है, समझ गया। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पहिए यहां से निकल जाए, कहां से, डिप्रेशन से, और माउंट से डिटैच कर जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, तो भैया क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उसी एक्स्ट्रा एफर्ट को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। फिर आता है लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। पहला क्या है, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है एन के, सबको सब सारे फ्रिक्शन एन के डायरेक्टली होंगे, नॉर्मल रिएक्शन है कांटेक्ट फोर्स से। और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 बाय में आर रेडियस, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ व्हील। चक्का ज्यादा बड़ा होता है तो आराम से कहीं से भी निकल जाता है, छोटा चक्का फंस जाता है। स्कूटी देखोगे, स्कूटी फंस जाती है हर जगह, हर दूसरी जगह पे जाके पड़ जाएगी। लेकिन बाइक क्या होती है, कट 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 धड़ा से निकल जाती है, चक्का बड़ा है भैया, समझ गया। तो उसके रोलिंग फ्रिक्शन उसमें क्या हुआ, स्कूटी वगैरह में ज्यादा आता है, ठीक है। आपने देखा होगा, चलो वैसे इनर्शिया का भी रोल है यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, लेकिन यहाँ पर इसका भी रोल है। अब इनर्शिया का क्या रोल है तो आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा कि चक्के में, बड़े चक्के में इनर्शिया क्यों होता है, छोटे चक्के में इनर्शिया कम क्यों होता है, बड़े चक्के में इनर्शिया ज्यादा क्यों होता है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मैं उसी वाले इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने पढ़ा है, मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ जो घूमने वाली वजह से आता है, ठीक है। अब आगे आएगा फ्यूचर में, नहीं सातवें चैप्टर में आ जाएगा फ्यूचर, ठीक है। आपने देखा होगा जो स्कूटी होती है, स्कूटी को चालू करो, एक्सीलेटर दो, बंद कर दो, थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी। जो बड़ा चक्का होता है, बड़े चक्के वाली गाड़ी होती है, बाइक को चालू करो, एक्सीलेटर दो, बंद कर दो, बाइक काफी दूर तक जाती है। देखा, हाँ, क्यों, वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, कम है। समझ गया, चलो, तो ये कंबाइन कर दिया। ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, ठीक है भैया, समझ गए। समझ गया, अब लिखना क्या है, तो रोलिंग कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में हो गई, चलो सेव कर दूं। अब कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में लिखाऊं क्या, मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूं क्या क्या लिखना है। 4 मिनट तो बहुत ज्यादा यार, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, एज व्हील रोल्स इट एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर, क्योंकि छोटा एरिया कांटेक्ट में होता है, ड्यू टू स्मॉल एरिया, ड्यू टू स्मॉल एरिया दिस कॉज अ स्लाइट डिप्रेशन, इसके से क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है ऑफ द रोड बिलो एंड स्मॉल एलिवेटेड, आगे से एलिवेशन आते हैं, माउंट कहते हैं जिसको, और माउंट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। इन एडिशन टू दिस द रोलिंग व्हील हैज टू बी कंटिन्यूअसली डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस ऑन इट रोल्स, ठीक है भैया। लेकिन जो आपका व्हील होता है वो लगातार क्या करता है, इन कठिनाइयों से लगातार निकलता रहता है। क्या क्या कठिनाई है, एक तो माउंट, एक क्या डिप्रेशन। माउंट साला यहाँ पर भी कठिनाई है, देखो कठिनाई का नाम ही माउंट है, ठीक है, ठीक है। दिस इज अपोज बाय एडहेसिव फोर्स बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक एडहेसिव फोर्स होता है। एडहेसिव फोर्स होता है दो डिफरेंट सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स को हम एडहेसिव कहते हैं। अब कोहेसिव होता है सेम सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो जब माउंट क्रिएट आता है तो वहां पे एडहेसिव फोर्स बॉन्ड बन जाते हैं, टाइटली ऐसा बन जाओ, ठीक है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स अ फोर्स ओरिजिनेट विच रिटार्ड द रोलिंग मोशन, ठीक है। क्या क्या, माउंट, डिप्रेशन, और डिप्रेशन में आपको पता भैया बॉन्ड्स बन जाता है, आपको पता चीजें बहुत पास में आती है, मैंने बोला ना मॉलिक्यूलर फोर्स आता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इससे एक फोर्स ओरिजिनेट होता है जो कि क्या करता है, लगातार मोशन को स्लो डाउन करता है, रिटार्ड करता रहता है। दिस रिटार्डिंग फोर्स इज नॉन एज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है भैया, समझ गया।
तो ये आपको कॉपी करना है, ठीक है। यही तक मैंने इसमें पढ़ाया था और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। सोनी सर, सोनी क्लियर है? हाँ, प्लेन के बीच में नहीं, चक्का घूम रहा है ना और शाफ्ट चल रहा है आगे, ये दोनों ही चीजें चल रही हैं, लेकिन यहां पर फिर भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। तो ये वो सोचिए कि जमीन जो है, जमीन सरफेस और चक्के के ऊपर का पॉइंट, तू देखेगा उनके बीच की भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो एक्चुअल में। पॉइंट ऊपर जाता है फिर वापस यहीं पे आता है, जमीन पर आता है। हाँ, अब उस पॉइंट की बात करो जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जब जमीन कोई ये अब वो पॉइंट ये थोड़ी देखेंगे ये गया फिर ये आया, ऐसा नहीं। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ ना सरफेस, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट लेना थोड़ी लेगा, तो जमीन से तो लेगा। पहले एक बढ़ा फिर जीरो, फिर बढ़ा फिर जीरो, फिर बढ़ा फिर जीरो, नहीं समझा? अब जब चक्के का वही पॉइंट क्या ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जमीन से ऊपर आएगा, फिर जमीन पर आ जाएगा तो जीरो हो गया, नो डिस्प्लेसमेंट नो वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो बुकों में लिखा हुआ है ना, वो शाफ्ट के पॉइंट पे एक पॉइंट है और एक चक्के के ऊपर एक पॉइंट है। चक्का घूमता है, शाफ्ट आगे बढ़ता है, लेकिन उनके बीच में फिर भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर वो वाला फ्रिक्शन आता ही नहीं जो स्लाइड में आता है, समझा? अब देख चक्का घूमता है तभी शाफ्ट आगे बढ़ता है, तभी शाफ्ट आगे बढ़ रहा है। तू ये वो सोचे कि अब तू अगर तू अच्छा देखेगा तो एक्चुअल में आगे कौन बढ़ रहा है, चक्का आगे बढ़ रहा है या शाफ्ट आगे बढ़ रहा है? तू किसको बोलेगा? दोनों को नहीं बोलेगा, तू शाफ्ट को आगे बोलेगा। शाफ्ट आगे बढ़ रहा है, चक्के को घूमने की वजह से शाफ्ट आगे बढ़ रहा है। शाफ्ट का तो पॉइंट है ही नहीं कांटेक्ट में जमीन के, तो कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से? जिसके साथ कांटेक्ट में मैं वहां पे फ्रिक्शन की बात करता हूं।